नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर रुड़की से है, जहां पे भगवानपुर थाना कस्बा क्षेत्र में आज सोशल मीडिया वायरल मोबाइल व्यापारी भूरा टेलीकॉम पर शाम को वक्त दुकान से घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाश भूरा टेलीकॉम से बैग छीन कर फरार हो रहे। आनंद फानन में घायल अवस्था में घायल भूरा टेलीकॉम ने नजदीकी आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें महंत इंद्रेश में रेफर कर दिया गया। वही आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि गोली की आवाज सुनाई दी, मगर अभी गोली चलाने का मामला जांच का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पीड़ित भूरे टेलीकॉम ने बताया कि दुकान बंद कर जा रहा था। जैसे ही घर के पास आया तो पीछे से कुछ अज्ञात बदमाशों ने बैग छीना और झपटी के दौरान मुझ पर किसी चीज से हमला किया। हालांकि पीड़ित ने बताया कि बैग में लगभग 30,000 से नकदी और फोन थे, जो कि बदमाश लेकर फरार हो गए। भगवानपुर पुलिस ने सूचना के बाद तत्काल बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। उसके बाद जो है ना मामले में जो है ना दुकान बढ़ा कर घर जा रहा था। गाड़ी रोक के बाद में हॉर्न सा लगाया। गाँव में जाना था और दो आदमी है और दोनों छिन्ना झपटी करने लगे। मैं भी छिन्ना झपटी कराने लगा। उसके बाद जो है ना कान पता जाना मुझे ऐसा लगा कि फैर करी और सिर में भी जाना कट्टे की नोक लगी। इस तरह के महसूस दिया। वाह जी, हम भी गांव में बैठे हुए थे। हमारी सिस्टर है, उनकी हमारे पास कॉल जाती है कि इस तरह हो गया। हम सिरचंदी से भगवानपुर 5 मिनट में पहुंचे। वहाँ के देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम रुके 1 मिनट वहाँ। मैंने कहा बुरा भाई, उन्होंने बताया जी यहाँ फायर हुई और गोली मार दी बुरे भाई को। भाई कहाँ गए? आरोग्य में उसमें गए जी, डॉक्टर सैयाद के यहाँ। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ से बुरे भाई थाने में आ गए थे। थाने में से हम ले गए, फिर यहाँ आरोग्यम हॉस्पिटल में आए। अब यहाँ से बुरे भाई को रेफ़र कर दिया है देहरादून महंत देश के लिए। देखो, हमारी शासन प्रशासन से मांगे कि ये मामला जल्द से जल्द खुलना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा कि बिना नकाब के थे बदमाश। बिना नकाब के बाइक पे थे 2-3 आदमी बता रहे, जो वारदात को अंजाम दे के गए। अच्छा, वहाँ से खोखा वगैरह कुछ? खोखा वगैरह मिला। अभी इसमें देखा हमने, मोबाइल में फोटो है, वीडियो है, आपके पास भेजेंगे हम उसे, देखियो। तो हमारी शासन प्रशासन से यही अपील है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। ये मामला आज 9:30 बजे के आसपास का है। ये भूरे भाई दुकान बंद करके जैसे ही घर पहुंचे, गाड़ी में से उतर के जैसे ही गेट पे अपनी एंट्री कर रहे थे तो 3 लोग थे। वो आए, उन्होंने वहां आकर एकदम से फायर किए, गोली चलाई। गोली लगी भी है, वो छू के निकली और जो कुछ सामान था, मोबाइल, पैसे, वो सब लेके चले गए। अच्छा, कितना केस बताया जा रहा है? कैश तो है 40,000 के आसपास है। अच्छा, और क्या क्या था सामान बैग में? और उसमें मोबाइल वगैरह, दुकान की चाबी और भी कुछ सामान था। और उन लोगों के पास बता रहे कि हथियार भी थे और कुछ धारदार चीज़ें भी थी उनके पास। अच्छा, आपको नहीं लगता कि भाई शाम के टाइम अगर इस तरह की वारदात होगी तो भगवानपुर सेफ नहीं है एक तरीके से? भगवानपुर सेफ नहीं है तो हमें भी दिख रहा है और सब लोगों को दिख रहा है कैसा माहौल है। देख लो, दिन दहाड़े का ही मामला समझ लो आप लोग इसको। दिन दहाड़े खुलेआम कैसे लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के लोग बिना नकाब पोश। बिना नकाब पोश। खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें कि हरिद्वार की पवित्रता और शांति को किसी की नजर लगी हुई है। जी हां, धर्मनगरी और भगत सिंह चौक का यह इलाका दिन दहाड़े ही एक अलग ही बाजार में बदलता जा रहा है। यहाँ खुलेआम सट्टा पट्टी, अवैध शराब और बिक्री और इसी पूरे नेटवर्क को चलाने वाले स्थानीय माफिया बेखौफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पे कारोबार इतना संगठित हो गया है कि पुलिस के आने से पहले ही सारी गतिविधियां गायब हो जाती हैं। भगत सिंह चौक के आसपास युवाओं को आपको बता दें कि आसानी से फंसाया जा रहा है और पंत दीप पार्किंग, जहाँ गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ रात के समय शराब की बोतलें और सट्टा टिकटें बिक्री मिलती है। पास ही हर के पौड़ी में जहां लोगों को पूजा और आस्था के लिए आते हैं, उससे कुछ ही दूर पर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है। यहाँ हर रोज सट्टा चलता है, शराब बिकती है और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डर के कारण कोई खुलकर भी नहीं बोल पाते। माफिया गरीब परिवार को उधार पर शराब सट्टा देते और फिर वसूली के नाम पर दबाव बनाते हैं। कई परिवार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं और कई युवा इसे दलदल में फंसकर पढ़ाई और नौकरी भी छोड़ चुके हैं।
खबर हरिद्वार से, जहां पे जिले के सलेमपुर और दादरपुर के क्षेत्र अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। कबाड़ के गोदामों और कच्चे माल के कारखानों को लेकर प्रशासन और सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए HRD, जिला प्रशासन, दमकल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बनाई जा रही है, जो संयुक्त रूप से मौके पर निरीक्षण करेगी। टीम यह जाँच करेगी कि मानकों का उल्लंघन कर ये गोदाम आबादी के बीच चल रहे। इसके बाद तय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर से स्पष्ट कहा गया है कि इलाके में चल रहे प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम को विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कहीं भी मानकों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। लगातार बढ़ते प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की यह संयुक्त पहल क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है। बड़ा कारोबार चल रहा है, जो क्या इसके लेके कुछ इस तरह कदम उठाए। इसमें हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं, जिसमें HRDA और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो FSO को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। पूर्व का मुझे नहीं पता है पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन अभी जो कार्रवाई होगी, हम लोग जो भी अगर इसमें लैप्सेस पाए जाएंगे तो जो भी नियम में होगा वो कार्रवाई उन पर की जाएगी। ये तथ्य जो है चेक कराने के बाद ही पता चलेगा, और इसमें हमने लेटर जारी कर रहे हैं ताकि सारे उस क्षेत्र के जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी सूची तैयार करवाई जाए, जिनके खिलाफ जिन पे NOC नहीं हो और उचित अग्निशमन व्यवस्था नहीं हो तो उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए उनको क्षेत्र से हटाया भी जा सकता है। ये चीज़ें जो है हम लोग प्रशासन को देंगे तो वो लोग जो है जो भी उचित होगा जो है वो करेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पे ज्वालापुर में वन विभाग के परमिशन के बाद हरे भरे पेड़ कटे जाने को लेकर व्यापारियों के बीच हंगामा मचा हुआ है। शुक्रवार को भगत सिंह चौक पर पार्षद के साथ इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने वन विभाग खिलाफ नारेबाजी की और वन विभाग के कुछ स्थानीय लोगों से साठगांठ का आरोप लगाया। दरअसल ज्वालापुर स्थित सेंट मैरिज स्कूल के पास बरसात के सीजन में एक पेड़ गिर गया था, जिसके बाद व्यापार मंडल ने DFO और 25 पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी थी। हालांकि DFO ऑफिस से 10 पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। ज्वालापुर फाटक से लेकर भगत सिंह चौक के बीच में कुछ पेड़ों के पातन के संबंध में जो है अनुज्ञा व्यापार मंडल द्वारा की अनुज्ञा हेतु व्यापार मंडल द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में जो है क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उक्त पेड़ों का जो है निरीक्षण किया गया और कुल 25 पेड़ों में से जो है 10 पेड़ों की जो है खतरनाक होने के दृष्टिगत और उनके गिरने की संभावना को देखते हुए जो है 10 पेड़ों का लॉट बनाकर जो है माह जून में इस कार्यालय द्वारा जो है वो वन निगम को आवंटित किया गया था, जिसके क्रम में जो है वन निगम द्वारा उसके पातन की कार्रवाई की जा रही थी। हमारे सेंट मैरिज रेलवे रोड का मामला है। वहाँ पर 8-9 हरे पेड़ वो एक ही दिन में इन्होंने काट दिए गए। एक पेड़ को काटने के लिए आप परमिशन लेने जाए झांगने के लिए तो छटाई की परमिशन नहीं मिलती। इन्होंने 9 के 9 पेड़ इन लोगों ने मिली भगत से, मैं साजिश नहीं कहूँगा क्योंकि ये लोगों जिनके द्वारा ये करवाया गया और जिनके द्वारा ये करा गया, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम DM साहब के यहाँ भी धरना देंगे और DFO साहब के यहाँ भी, DFO से बात हो गई है, हम CM साहब को भी इस बात से अवगत कराएंगे। साठगांठ है वन विभाग की और जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया होगा उनकी। आप ये देखिए, हरे पेड़ काटने का प्रस्ताव
खबर सितारगंज से, जहां पे आप कहते कि मौके पर समस्त क्षेत्रवासी एवं दर्शक उपस्थित रहे। बाहर से आई हुई कबड्डी टीमों के द्वारा कबड्डी का गेम शुरू किया गया। तो वहीं उपस्थित कमेटी प्रबंधक सुखवीर सिंह जोहल, जितेंद्र सिंह बताया कि आज हमारे द्वारा कबड्डी का आयोजन रखा गया है, जिसमें बाहर से आई हुई टीमों द्वारा कबड्डी खेली जा रही है। और आज खास बात यह रही कि कबड्डी के अंदर उत्तराखंड से बाहर से आई हुई बेटियां भी भागीदारी निभाई। और ये आयोजन सरदार गुरदीप सिंह जोहल याद में 7वां कबड्डी कप कराया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए कबड्डी का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम चाहते हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड कबड्डी देखने के बाद युवाओं के अंदर जोश भर जाए और नशे की लत से दूर होते हुए इस मौके पर यहां लंगर की सेवा भी चल रही है। और फर्स्ट टीम हरियाणा की रही और सेकंड पंजाब की और थर्ड उत्तर प्रदेश की रही। आने वाली टीमों में पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कबड्डी का 7वां आयोजन और आगे भी इसी तरह कबड्डी की कुश्ती के आयोजन भी हमारे द्वारा किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपका यहाँ आई हुई मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सरदार गुरदीप सिंह जौहल जी की याद में ये 7वां कबड्डी कप हो रहा है। और जो लोग अनेक तरीके के सेमिनार करवाते हैं बच्चों को नशे के प्रति गलत संगति में ना जाए जागरूक करने के लिए, तो एक हमारा भी छोटा सा उसमें योगदान होता है। सभी भाई मिलकर करवाते हैं और आने वाले समय में हर बार हम अच्छे और सुविधा बढ़ाते जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई तरीके की टीम आती है। बेटियों की टीम यहाँ पर खेलती है। जैसे आपने मैच देखा ही होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, तो हर जगह बेटियाँ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर चले, तो हमारी कोशिश रहती है। और सभी हमारे इलाके के सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधि सब आज आए हैं। कुछ आते हैं, कुछ आते चले गए हैं और भी आ रहे हैं। तो सभी का हम धन्यवाद करते हैं हर साल की तरह कि लोग हमें आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचते हैं। और हम सारी टीम का जो हमारे साथ हैं, कोई बैक साइड पे काम कर रहा है, गुरवीर जौहल जिनके दादाजी हैं, जो रक्त सेवा समिति है उनकी NGO है, मैं भी साथ में महामंत्री हूँ उनके। तो हम ब्लड कैंप का भी काम करते हैं, मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, लंगर की व्यवस्था है। तो 7वां कबड्डी कप है। तो यहाँ सभी लोग जो हमारा इसमें आते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। आपका चलो इनका नंबर ले लो यार भैया। भुल्लर जी की याद में ये 7वां कबड्डी कप मनाया जा रहा है मलपुरी में। इसके बारे में आपको क्या कहना है और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? खबर हरिद्वार से, जहां पे कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति ने अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जोश भरने का काम किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार वापस लाने की मांग हरिद्वार से बहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस सिर्फ मुद्दों तक सीमित रहकर बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट मौजूद करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद और सभी वोटरों से संपर्क करेगी। हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस हरिद्वार जीतती है तो प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। शुक्रवार को हरक सिंह रावत 14 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले पर होने चाहिए कांग्रेस की रैली की तैयारी को लेकर चर्चाएं करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं से करीब 6000 लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो ये पहली बार कांग्रेस, अब तक हम क्या करते थे कि माहौल बनाते थे लेकिन हम पोलिंग बूथ पे ध्यान नहीं देते थे। इस बार हमारी सबसे ज्यादा ध्यान हम पोलिंग बूथ पर देंगे कि पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल पोलिंग बूथ के दिन नहीं, आज से ध्यान देने लगेगा। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि भाई हम टारगेट करें देरा खास में क्या हो रहा है, ग्रामीण में क्या हो रहा है, ये मत चिंता करो। आप रुड़की में क्या हो रहा है ये चिंता मत करो, आप केवल हरिद्वार की चिंता करो। अगर हम हरिद्वार सीट जीत गए तो हम 50 से अधिक सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। ये और मैंने कहा है कि गंगा भले गंगोत्री से निकली, यमुनोत्री से निकली, लेकिन हमारी लोकतंत्र की गंगा, बचाने की गंगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को लाने की गंगा हमारे हरिद्वार से बहनी चाहिए। वैसे तो हरिद्वार से बहती है गंगा।
खबर सवाजपुर से, जहां पे भारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर मिशन शक्ति कार्यक्रम और पंत इंटर कॉलेज पानी छात्राओं को किया गया जागरूक। जी हां, हरदोई में सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत आज पंत इंटर कॉलेज पाली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आकांक्षा सिंह चौकी प्रभारी पाली ने विद्यालय पहुंचकर बालिकाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। चौकी प्रभारी ने छात्रों को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन 1090, 112 और 181 जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की जानकारी दी और उन्होंने अपनी अधिकारों के प्रति सजग रहने की भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अविनाश चंद्र और देवेंद्र अग्नोत्री, डॉक्टर आजाद सुधीर, रवि सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्राएं उपस्थित रही। विद्यालय प्रबंधन ने ऐसी जागरूकता गतिविधियों के छात्रों के भविष्य के लिए आवश्यक बताते हुए पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। खबर चित्रकूट से, जहां पे पहाड़ी ब्लॉक की भावनपुर ग्राम पंचायत के किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और ये गोष्ठी ग्राम प्रधान शिवचरण अवस्थी की अध्यक्षता में कलवारा बुजुर्ग न्याय पंचायत प्रभारी सीताराम, कृषि प्रावधानिक सहायक अग्रंसी द्वारा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सीताराम ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आधुनिक कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि प्रावधानिक सहायक ने किसानों को आधुनिक कृषि और तकनीकी अपनाने की सलाह दी। उन्होंने उर्वरक और बीज का समय पर तुरंत संतुलित उपयोग करने पर जोर दिया। इसके साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई। गोष्ठी में जैविक खेती को बढ़ावा देने की, कीटनाशक दवा और संतुलित उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को भी आधिकारिक समक्ष रखा। इस आयोजन में ग्राम प्रधान शिवचरण अवस्थी, पंचायत सहायक और कोटेदार कृष्ण अवतार द्विवेदी और कमता द्विवेदी, हिमांशु राजपूत, विक्रम राजपूत और कंचन राजपूत और किसान साथी मौजूद रहे। खबर सोनभद्र से, जहां पर विधायक खेल महाकुंभ का वैदिक मंचोच्चारण के साथ विधिवत पूजन किया गया। 25 दिसंबर से शुरू होगा विधायक खेल महाकुंभ। आयोजन की तैयारी तेज हो गई है। सोन की माटी, सोन का दम और आओ मिलकर खेले हम जैसे आकर्षक नारे भी लगाए गए। विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि विधायक खेल महाकुंभ युवाओं के स्वर्गीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आयोजनों में समाज में आपसी समझता, सौहार्द और भाईचारे को भी बढ़ावा मिल सकता है। सोनभद्र जैसे जनपद में ऐसे खेलों का आयोजन युवाओं के भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। रावर्ट्सगंज नगर के अवगढ़ के हाइडिल मैदान में वैदिक मंचोच्चारण के साथ खेल महाकुंभ की भी तैयारियां तेज हुई है। सोन खेल महाकुंभ का शुरुआत हो रहा है, विधायक खेल महाकुंभ का शुरुआत हो रहा है। क्या होना है, कौन कौन से खेल आयोजित होंगे और कब से इसका आयोजन शुरू हो जाएगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पे पूरे प्रदेश भर में खेल की प्रतियोगिता, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खेलों को एक ऊंचाई मिले, जो गांव में खिलाड़ी हैं उनको एक मंच मिले। और खेल अब केवल स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ा हुआ है, खेल अब रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप सब लोग भी देख रहे हैं, जो अच्छे खिलाड़ी खेल में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी नौकरियां दे रही हैं। स्वास्थ्य से जहाँ जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है जहाँ खेल, वहीं रोजगार से भी जुड़ रहा है। इसलिए यह विधायक खेल महाकुंभ जो सोनभद्र में कई वर्षों से चला आ रहा है, इसमें ग्रामीण अंचल के खेल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, रस्साकसी, अमृत खेल जो रस्सी खींच जो बुजुर्गों का खेल है वो शामिल है, क्रिकेट है, दंगल है, टेनिस, अपने कैरम, ऐसे सभी खेल इसमें शामिल किए गए हैं। 25 दिसंबर से खेल प्रारंभ होगा। इस बार का खेल जो अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का 150 वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो 150 वर्ष पूर्ण हो रहा है, यह दोनों महापुरुषों को इस बार का यह विधायक खेल महाकुंभ समर्पित है। जिस प्रकार से ग्रामीणांचल खेलों को जो शुरुआत होना है, सबसे पहले किस खेल की यहाँ पे शुरुआत होगी? हाइडिल ग्राउंड पे? हाइडिल ग्राउंड पे जो 25 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं उससे प्रारंभ होगा और उस दिन अमृत खेल जो रस्सा कस्सी का खेल है बुजुर्गों का, वह खेल होगा। और क्रिकेट अगले दिन से यहाँ हाइडिल मैदान पे क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। और 1 तारीख से ब्लॉकों में, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में जो ब्लॉकों में, जो अपने 6 ब्लॉक हैं विधानसभा में पड़ते हैं, 6 ब्लॉक में यह ब्लॉक का स्तर पे प्रतियोगिता होगी। उसके बाद 11-12 में इसके फाइनल प्रतियोगिता करके हम 12-13 तारीख में इसको समापन करेंगे। समर्पित खेल है और इस थीम के साथ कि हम सब लोग सोन का माटी, सोन का दम
आओ मिलकर खेले हम, सोन का माटी सोन का दम, आओ मिलकर खेले हम। इस थीम के साथ इस बार का खेल महाकुंभ आज भूमि पूजन के साथ प्रारंभ हुआ है। आगे रजिस्ट्रेशन का काम, उसके लिए संरक्षक मंडल के लोग, जो लोग भी कॉलेजों में संपर्क कर रहे हैं, अपने आयोजन समिति के लोग हैं, उसके लिए संपर्क कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें सहभाग करें और जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा है वह आगे आए और उसको एक ऊंचाई दिया जा सके। खबर मथुरा से, जहां पे बताया कि 12 दिसंबर 2025 को SCMCT मणिपाल हॉस्पिटल सभी मरीजों को आधुनिक स्पाइन केयर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी इस प्रतिबद्धता के अंतर्गत यह हॉस्पिटल कृष्णा नगर मथुरा के राहुल फिजियोथेरेपी सेंटर के अनियमित तौर पर विशेषज्ञ स्पाइन केयर OPD सेवाएं उपलब्ध कराता है और इस OPD में SCST और मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका की मशहूर स्पाइन सर्जन और डॉक्टर निखिल जैन कंसल्टेंट और स्पाइन सर्जरी हर माह के दूसरी और चौथे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखते हुए स्पाइन से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। डॉक्टर निखिल जैन और कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी मणिपाल हॉस्पिटल द्वारा नई दिल्ली ने कहा कि स्पाइन की समस्याएं अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती हैं और ये तभी प्रकट होती है जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। और आज स्पाइन सर्जरी में रिहैबिलिटेशन की आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है जिसने मरीजों को सुरक्षित प्रतिक्रिया, तेजी से स्वास्थ्य लाभ और बेहतर नतीजे प्राप्त होते हैं। लेकिन दर्द से छुटकारा पाने में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए इलाज समय पर होना बेहद ही जरूरी है। स्पाइन की समस्याओं में आपको कहते हैं कि स्कोलोसियम और इनहेरिटेड डिस्क और स्पाइनल संक्रमण जैसे TB और स्पाइन के अन्य विकार भी होते हैं। भारत में हर उम्र के लोगों में ये समस्याएं पाई जाती हैं। बैठक काम करने की पढ़ते या काम करते वक्त खराब शारीरिक मुद्रा रखने और शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल भी ना करने का ये काम करने पर इलाज देरी से कराने पर समस्याएं बढ़ जाती है और मरीज को मेटाबॉलिज्म और जीवन में गुणवत्ता को प्रभावित करने लगती है। अक्सर मरीज अपनी पीठ या गले के दर्द को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक उनके लिए गतिविधियां करना बहुत ही मुश्किल नहीं हो जाता। इस स्थिति में अधिक जटिल प्रक्रिया द्वारा इलाज करना पड़ता है और इसलिए स्पाइन की समस्याओं में अपना बचाव करने के लिए समय पर निदान और विशेषज्ञ इलाज की महत्वपूर्ण जानकारी है। वहीं बता दें कि महत्वपूर्ण में नियमित OPD में माध्यम में SCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारा का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को उच्च क्वालिटी की स्पाइन केयर प्रदान करना और स्पाइन की समस्याओं के लिए समय पर निदान की जागरूकता बढ़ाना भी है। मणिपाल हॉस्पिटल भारत का प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है जो मरीजों को एक ही जगह विस्तृत इलाज सुविधाएं, निदान सेवाएं और आधुनिक और मिनिमल इन्वेजिव प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। ये स्पाइन के फ्रैक्चर, स्पिल्ड डिस्क और स्कोलोसिस और इंफोसिस तथा स्पाइनी कार्ड कंप्रेशन जैसी जटिल समस्याओं के इलाज भी आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। बहुत एडवांस हो गई है। जो साइंस स्पाइन की जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज, वो इतनी अच्छी हो गई है कि अब हमें पता है कि किस चीज को कहाँ पे किस तरह ट्रीट करना है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे आ गए हैं। लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल में और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें आजकल AI, रोबोट, नेविगेशन, एक्सरेज, न्यूरो मॉनिटरिंग सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे पास बेझिझक डॉक्टर राहुल फिजियोथेरेपी सेंटर कृष्णा नगर में आप हमें दूसरे और चौथे फ्राइडे को सुबह 11 से 2 के बीच में हमसे परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको स्पाइन सर्जरी से बचना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो आपको कभी, तो हमेशा भारी वजन यानी कि 20-25 किलो से ज्यादा वजन से दूर रहें। बार बार झुक के सामान को उठा के ऊंचाई पे रखने वाला काम अवॉइड करें। स्पाइन की रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रोटीन, कैल्शियम रिच डाइट रेगुलर खाएं। स्पाइन की क्या एक्सरसाइज है? जैसे सर स्पाइन की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसका एक कंबाइंड अगर हम कहें तो योगा में सूर्य नमस्कार जो है वो एक बहुत ही एक अच्छा आसन है जिसमें स्पाइन की सारी एक्सरसाइजेज इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनकी हर एक स्टेज जो है वो स्पाइन की एक्सरसाइज में हेल्प करती है। सर जनता से क्या आह्वान करेंगे, देसी इलाज कराएं या नहीं कराएं? सर इलाज चुनना जनता के ऊपर है, हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है। हमें लगता है कि अगर मरीज को दिक्कत ज्यादा है और उसको अगर देसी इलाज से नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं मिल रहा है तो उसे एक सही दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम को दोबारा चेक कराना चाहिए और सही चीज पे डिसीजन लेना चाहिए।
खबर शाहजहांपुर से, जहां महिला थाना से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने वाले मुख्य मार्ग महिलाओं के लिए खौफ का रास्ता बन गया है। सड़क किनारे देसी और अंग्रेजी शराब की भट्टियां खुली हो और शराबियों की भीड़ सड़क पर पूरे समय बनी रहती है। स्थानीय लोग ने इसे कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी बता रहे हैं। शाहजहांपुर के इस रास्ते को देखिए और दिन हो या रात सड़क पर शराबियों का जमावड़ा होता रहता है। हंगामा, अभद्रता और डर का माहौल भी बना रहता है। महिला थाना और असाफाक नगर में चौकी के पास होने के बावजूद रेलवे स्टेशन रोड आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित मार्ग बन गया है। सड़क किनारे खुली देसी और अंग्रेजी शराब की भट्टियों ने पूरे रास्ते को शराबियों का अड्डा बना दिया है। स्थानीय दुकानदारों ने का कहना है कि ठेलों पर बैठे शराबी और आए दिन झगड़ा करते रहते हैं और राहगीरों से बदसलूकी कर देते हैं। वहीं महिलाएं इस रास्ते से गुजरने में बेहद असहज महसूस करती हैं। एक महिला ने बताया कि यहाँ से निकलने में बहुत डर लगता है। शराबी हर समय सड़क पर दिखाई देते हैं, अक्सर अभद्रता करते हैं और हम कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। दुकानदारों ने बताया कि शराबियों की भीड़ से ग्राहक आना बंद हो गया है। व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह पूरा इलाका महिलाओं के लिए खतरे का जोन बन गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सब महिला थाना और पास की चौकी के बिल्कुल करीब हो रहा है। स्थानीय लोग अवैध शराब पर रोक और रास्ते की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और महिलाओं की सुरक्षित आने जाने का भरोसा देता है या नहीं। खबर श्रावस्ती से, जहां पे मतदाता सूची के SIR का बड़ा डेटा सामने आया है और इन आंकड़ों को जिले राजनीति के सचमुच हलचल मचा दी है। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने आपको कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्रों को जो रिपोर्ट जारी की है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। 289 भनका विधानसभा में कुल 3,94,085 मतदाता है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के बाद सामने आया कि सिर्फ 81.80% यानी 3,22,344 फॉर्म ही वेरीफाई हुए, जबकि 71,438 लोगों को अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृतक या डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। वहीं 290 श्रावस्ती विधानसभा में कुल 4,23,663 मतदाताओं में से 83.95% यानी 3,55,742 फॉर्म ही सही पाए गए और आपको कहते हैं कि 67,895 नाम सूची से कटने की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। यानी पूरे जनपद में 8,17,848 मतदाताओं के मुकाबले पूरे डिजिटलाइजेशन में 82.91% ही पूरा हो पाया है और 1,29,333 नाम अभी भी संदिग्ध, मृतक और डुप्लीकेट या अनुपस्थिति कैटेगरी में आए हैं। डीएम का साफ कहना है कि यह डेटा अपडेट होता रहेगा और चिन्हित मतदाताओं की संख्या में आगे बदलाव भी संभव होगा। SIR का काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है और वर्तमान में जो स्थिति है उसके अंतर्गत हमारे 100% फॉर्म जो है उनका एनालिसिस हो चुका है। 83% जो हमारे फॉर्म है डिजिटाइज हो चुके हैं। 17% हमारे फॉर्म जो है जो कि हमारे SGD कैटेगरी के मतदाता चिन्हित हुए हैं। जो बूथवार जो हमारे SGD चिन्हित हुए हैं उनकी सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे एजेंट नियुक्त हुए हैं बूथवार उनको उपलब्ध करा दी गई है। BLO और BLA की लेवल की बैठक जो है वो हर बूथ पे संपादित कर ली गई है और उनसे लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। खबर मुगलसराय से, जहां पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 24 जोड़े का परिणाम सूत्र में बांधे गए। जी हां, आपको बता दें कि मुगलसराय के नियमताबाद विकासखंड परिसर में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 24 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंचो उच्चारण के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 25 जोड़ों का विवाह प्रस्ताव हुआ और इस योजना के अंतर्गत नवविवाहित दंपतियों को सरकार की ओर से आवश्यक उपहार प्रदान किए गए। साथ ही आर्थिक सहायता राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि नियमानुसार प्रत्येक जोड़े के उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए उठाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश जायसवाल ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे जनपद के सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक ने सामूहिक विवाह सहायता राशि में वृद्धि को अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई खंड और विकास अधिकारी शरद चंद्र शुक्ला, जिला समाज कल्याण के अधिकारी राजीव कुमार और ब्लॉक प्रमुख कमल यादव सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थल पर अतिथियों और वर वधु पक्ष के लोगों ने जलपान एवं भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्कृष्ट योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ नियामताबाद ब्लॉक परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ 24 जोड़ों के हाथ आज पीले हुए हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार में बेटियां पैदा होती हैं, उसके बाद जब बड़ी होती हैं तो तमाम वैवाहिक संकट रहते हैं। धनार्जन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण हमेशा अभिभावकों के दिमाग में कुछ न कुछ विषय चलता रहता है, कैसे अपनी बेटियों का हाथ पीला करेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से कैसे उनकी शादी होगी, अच्छे परिवार में हो। सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले 51,000 रुपये
अनुदान के रूप में वैवाहिक व्यवस्था के लिए मिलता था, अब वो 1 लाख रुपया कर दिया गया। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त इन 24 जोड़ों को हम सारे के सारे लोग, मैं खुद विधायक के नाते, सारे अधिकारी, सभी के सभी लोग, हम सब इनके उत्तम और उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामना देने के लिए इनको यहाँ उपस्थित हम लोग हुए हैं। ये सारे के सारे बच्चे, इनको देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि पूछिए मत। ये बेचारे अगर शादी करते, जितने भी गांव के लोग हैं, अगर एक इतनी शादी का प्रबंध करते, इतना टेंट वेंट लगाते, तो इनके बहुत पैसे खर्च हो जाते। वो कहाँ से लाते? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जाने का प्रयास किया और कहा कि कोई भी इस प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा परिवार जहाँ बेटियां हैं, उन्हें बोझिल होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन सारी की सारी बेटियों के शादी की चिंता या उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी जी की सरकार करने वाली है। आज उसी कड़ी में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपने देखा सारे के सारे बच्चे, इनके जोड़े भी बहुत अच्छे हैं, इन सभी लोगों के जोड़े बहुत अच्छे हैं। और हम लोग आज भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे इनकी शादी, इनके हाथ पीले हुए, ऐसे इनका जीवन भी उत्कृष्टता की ओर ऊपर बढ़े, कि उत्तरोत्तर विकास करें। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों के भोजन आदि की व्यवस्था भी बहुत मुकम्मल तरीके से यहाँ के वीडियो रूबेन है, इन्होंने सरकार की जो योजना थी उस योजना पर ये उनकी पूरी टीम ने मिलकर, सारे के सारे लोगों ने मिलकर इस पूरी व्यवस्था को मुकम्मल कराया है। व्यवस्था बहुत ही शानदार है और मैंने अभी आग्रह किया कि सारे के सारे जो भी बेटी और बेटे पक्ष के लोग हैं, वो सारे यहाँ भोजन का प्रबंध है, सब भोजन करके जाएंगे। उचित उपहार और सारी की सारी व्यवस्था इनको दे दी गई है। ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आज मैं अपने विधानसभा की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारे विधानसभा के सदर ब्लॉक में भी और नियामताबाद ब्लॉक में भी इतने जोड़ों की शादियां हो पाई और साधुवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि जो जोड़े अभी तक शादी में के लिए आए थे, उनकी शादी में वो शामिल नहीं हो सके, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा वो निराश न हो। जनवरी फरवरी में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। हम सब लोग खबर कानपुर से, जहां पे कलेक्टर प्रांगण में आयोजित लड्डू बाजार उत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के किया। सर्दियों के मौसम में सहते और जुड़े प्रारंभिक मिठास को समर्पित इस आयोजन में सोठ, अलसी, मेथी, कच्ची हल्दी और मिटलेस के बने लड्डू विशेष आकर्षण के रूप में सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी बड़े होटलों में नहीं बल्कि घरों की रसोइयों में विकसित होती है। उन्होंने कहा कि जनपद के अनेक महिलाएं छोटे स्तर पर घरेलू उद्योग संचालित कर रही है, जो कि शुद्ध, ताजा और पौष्टिक उत्पाद तैयार कर रही है और ऐसे आयोजनों में इसे प्रयासों को पहचान मिलने के साथ साथ उन्हें बाजार में भी जोड़ा जा रहा है। उन्हें बताया कि लड्डू बाजार उत्सव के माध्यम से मानस उद्योग सहित कई स्थानीय महिला उद्यमी और संस्थान जुड़े हैं, जो कि मौसम के अनुरूप ऐसे पारंपरिक लड्डू तैयार कर रहे हैं और जो सामान्य बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि घरों में बनने वाली पारंपरिक मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती है, जबकि खुले बाजार में कई बार पुराने उत्पाद दोबारा गर्म करके बेचे जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कलेक्टर परिसर में इस प्रकार का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को स्थानीय मंच मिल सकेगा और आमजन को शुद्ध, ताजा और स्वास्थ्यकारी खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होंगे। इस उत्सव में सोठ, अलसी, मेथी और कच्ची हल्दी के लड्डू, शुगर फ्री गजक तथा मिल्कलेस आधारित लड्डू और स्नैक्स प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन में स्थानीय महिला उद्यमियों ने लघु उद्योग की सक्रिय भागीदारी देखने के लिए भी मिली है। साकेत नगर की चिंकी अग्रवाल ने बताया कि वो पिछले 4 सालों से वर्ष में घर में तैयार किए पारंपरिक लड्डू को निर्माण कर रही है, जिसमें बेसन, तिल, अलसी, बाजार और सोठ जैसे घटक शामिल है। मंथनाथ जैसे क्षेत्र में जुड़े माधव फूड और इंडस्ट्रियल प्रतिनिधि के हेमंत तिवारी ने बताया कि उनके स्टार्टअप के माध्यम से मिटलेस आधारित लड्डू, कच्ची हल्दी के लड्डू और बिना गुड़ चीनी के तिल के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर ज्योति चौहान ने बताया कि एमएसएमई के से जुड़े प्रशिक्षण के बाद वो मिटलेस आधारित उत्पादों का निर्माण कर रही है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, अलसी के लड्डू के साथ रागी नमकीन और अलसी से बना बुकनू शामिल है, जिसकी वर्तमान में अच्छी मांग हो रही है। चौबेपुर के अवगदे की बिचरे चामाऊ क्षेत्र में अन्नपूर्णा महिला ने स्वास्थ्य सहायता समूह और अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया। समूह के राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दे रहे वर्ष 2019 में मानसा ग्राम में ब्रांड की स्थापना के बाद समूह द्वारा दलहन, तिलहन और अनाज, अचार, मुरब्बे, मसाले और दलिया सहित अनेक जैविक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रामाणिक संरक्षण के साथ साथ विपणन सुविधाएं भी लाभ मिल रहा है। बना है, आप जानते हैं बनाने वाले को, तो ऐसे लोगों से लेकर अगर लोग खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उनको प्रमोशन मिलेगा। तो कलेक्ट्रेट में हम लोग उसको साप्ताहिक रूप से भी इनको इंकरेज करेंगे। आगे भी प्रयास रहेगा इस प्रकार के लोगों को हम एक स्थान भी दे सकें, ताकि जो ये अपने लेवल पे कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे प्रयास है, वो कानपुर वासियों को स्वस्थ और शुद्ध जो लड्डू हैं
वो खाने को मिले और मौसम के अनुकूल भी मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अच्छा कारोबार चले। मेरा नाम चिंकी अग्रवाल है। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, होममेड लड्डू बनाती हूँ और मेरे ब्रांड का नाम है देसी फ्लेवर, जो लोग मेरे घरों में लेके जाते हैं और मैं घर से ही काम करती हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो धीरे-धीरे लोग रिलेटिव में ले जाते हैं, उससे मेरा काफ़ी बिज़नेस बढ़ा हुआ है। फिर से वही स्टार्ट करूँ? मैं 4-5 तरीके के लड्डू बनाती हूँ, काला तिल गुड़ लड्डू, सफ़ेद तिल, आटा लड्डू, अलसी सोट वाला लड्डू, बेसन लड्डू, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू, ये 4-5 तरीके के, और शुगर फ्री लड्डू भी बनाती हूँ ड्राई फ्रूट वाला, खूब पसंद आते हैं। मेरे लड्डुओं का प्राइस 600 से 800 पर केजी। मेरा नाम हेमंत तिवारी है और ये मेरा फर्म जो है माधव फूड इंडस्ट्री के नाम से 2 साल पहले हमने शुरू किया है। और जो वाइफ हैं वो पीएचडी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से ही, तो उन्होंने ही ये सारा यूनिट का स्टार्टअप किया हुआ है अपना। हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के मिलेट्स और जो भी सीजनल होते हैं जैगरी के प्रोडक्ट, वो हम सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जो इसमें है कच्ची हल्दी का लड्डू बनाते हैं, जो कि मिलेट्स के साथ में होता है, जिसमें हम लोग ज्वार, रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ें डालते हैं। एक हम लोग सोट के लड्डू बनाते हैं, जिसके अंदर में सोट के लड्डू के अंदर में गोंद, सोट, मेवे, मखाने, और इसमें भी हम लोग मिलेट्स यूज करते हैं। मिलेट्स का यूज लगभग हमारे सारे ही लड्डुओं में होता है। सफेद तिल का लड्डू सब लोग जनरली गुड़ के आइटम बनाते हैं, बट हमारा सफेद तिल का लड्डू जो है बिना चीनी और बिना गुड़ का बनाया हुआ है। लोग को स्वाद भी जो है उसमें खोए का आएगा, बट खोया भी यूज नहीं करते हैं। क्या होता है कि हम लोग कंडेंस मिल्क से उसको बनाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सारे हमारे पास ही हैं। और हम लोग गजक में भी डील करते हैं कि हम लोग गजक भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद का ही अपना स्टार्ट किया इसी साल से, जिसमें हम लोग तिल और गुड़ और अलसी और गुड़ के साथ में हम लोग क्रंची स्वाद में बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग कीमत मेरी जो है 200 रुपये का आधा किलो से स्टार्ट है और इसको हम लोग जो है 300 रुपये का आधा किलो तक चलाते हैं। मतलब 400 से 600 रुपये केजी तक का हमारा आइटम है ये, और सारा ये होममेड हैंडमेड है और सारा हम हर्बल प्रोडक्ट लेकर के चलते हैं। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे सीएम सामूहिक विवाह में 54 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। जी हां, एक मुस्लिम जोड़े ने कबूल किया निकाह, वहीं सामूहिक विवाह में 4 जोड़े से अनुपस्थित विदाई के जोड़े के गृहस्थी को दिया गया सम्मान। एमएलए गजपति राजेंद्र मौर्य, एमएलए और जीत लाल पटेल ने दिया आशीर्वाद। समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार ने जताया आभार। कि आप लोगों को बताना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे जनपद का 722 का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित था। उस 722 लक्ष्य के सापेक्ष पिछले 30 नवंबर को जनपद स्तर पे जीआईसी ग्राउंड पे 319 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था और 4 दिसंबर 2025 को भी 345 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। तो 722 लक्ष्य के सापेक्ष हम लोगों का 58 लक्ष्य अवशेष था, जिसका आज हम लोग चयनित करके वो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें 4 जोड़े अनुपस्थित पाए गए। तो आज 54 जोड़ों का विवाह हुआ है। इस प्रकार हम लोगों के जनपद का जो लक्ष्य था 722, उसके सापेक्ष हम लोगों ने 718 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है और 31 मार्च तक 2026 तक वित्तीय वर्ष है। फिर आने वाले समय में जैसा शासन का निर्देश होगा वैसा हम लोग फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का संपादन कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इस साल से 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें रुपया 60,000 लड़की के खाते में जाएगा और 25,000 रुपए की उपहार सामग्री और 15,000 रुपए आयोजन व्यवस्था पे ये व्यवस्था थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी यह योजना सामूहिक विवाह, उसका तीसरी चरण था, जिसमें 58 जोड़ों को आना था, 4 जोड़े अनुपस्थित रहे और 1 लाख की इसमें राशि जो है आवंटित की गई है। इसी में व्यवस्था और बच्चियों के खाते में डायरेक्ट उनको जाना है,
मैं लगभग 40 से अधिक आइटम उसमें थे, जिनके नहीं बता सकता क्या क्या था उसमें, लेकिन बहुत ही उपयोगी, जो भी आइटम थे उपयोगी और मानक के अनुरूप आइटम था उसमें। मैं मुख्यमंत्री जी को अपने जनपद की तरह सभी उन नवविवाहित जोड़ों की तरफ से हृदय से बधाई और धन्यवाद दूंगा। ऐसे कल्याणकारी हमारी जो गरीब कल्याण को केंद्र बिंदु बना करके योजना है, और ये विशेष करके सामूहिक विवाह जिनमें वंचित, अनुसूचित वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, सभी वर्ग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और उसका मूल रूप आपने देखा होगा, दीप और भव्य आयोजन, साथ साथ सामूहिक सहभोज, ये समरसता दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो जमीन पर धरातल पर दिखती हुई आपको नजर आ रही है। तो शुभकामना बधाई है, निकाह के माध्यम से है, बौद्ध रीत से है, सामान्य हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा से हुआ है। जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारा इसी में निहित है, इसी सामूहिक विवाह में आप उसको देख सकते हैं। खबर कानपुर से, जहां पे बताया कि गद्वार कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल की श्रद्धांजलि ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके घर पहुंचकर प्रगत प्रकाश जायसवाल के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री प्रकाश जायसवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने विचार को व्यक्त करते हुए श्री प्रकाश जायसवाल के निधन को कानपुर के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने निधन से कानपुर से बड़ा नेता खोया है और जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूज्य स्वर्गीय श्री प्रकाश जायसवाल जी के आकस्मिक दुखन से हम सब बहुत ही दुखी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिख करके दुख प्रकट किया है और प्रधानमंत्री जी ने पूज्य श्री प्रकाश जायसवाल जी के परिवार की चिंता की है कि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शोक संवेदनाएं हैं और हम सब पूज्य श्री प्रकाश जायसवाल जी के परिवार को अपने परिवार की भांति जो भी समस्याएं आएंगी इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। आज एक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री है सुधा पाटिल, उनका भी देहांत हुआ है। हम पूज्य शिवराज पाटिल जी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की ताकत। पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पाटिल साहब ने देश को, महाराष्ट्र को बड़ी सेवाएं दी हैं और उनकी बेटी आज दुखी है। हम इस दुखी घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान। खबर मुरादाबाद से है, जहां पे थाना कोतवाली क्षेत्र के बिस्मिल्लाह शादी और दबंगों ने की हॉल में घुसकर मारपीट। बिस्मिल्लाह शादी हॉल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट में 1 दर्जन से अधिक लोग हाल की कुर्सियों को एक दूसरे के मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल किस बात को लेकर मारपीट हुई अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मारपीट करने वाले लोग थाना नागफनी क्षेत्र में बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर मुरादाबाद से, जहां पे बता दें कि मजूरा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित प्रिंस चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी मिली है। पहले 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी पुलिस ने अब इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रशांत उर्फ बंदर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी में पूरे मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं और घटना की साजिश का पूरा चेहरा सामने आने लगा है। मुख्य आरोपी को अस्पताल में कराया गया। मेडिकल गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी प्रशांत उर्फ बंदर को जिला अस्पताल मेडिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को कोर्ट
में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस साजिश का मास्टरमाइंड प्रशांत उर्फ बदर ने सूत्रों के अनुसार पूछताछ में प्रशांत प्रिंस चौहान की हत्या के बाद स्वीकार कर लिया। आरोपी ने कबूला है कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसने पूरी चेन बनाई थी और यानी योजना के हर चरण की सोच समझकर तैयार किया गया था। पुलिस को आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सुराग मिलने की भी उम्मीद है। दिन दहाड़े चिड़िया टोला के पास हुई हत्या का यह वारदात मजरा क्षेत्र के चिड़िया टोला के पास स्थित शराब की हड्डी के बाहर हुई थी। और वहीं बता दें कि आरोपी प्रशांत ने प्रिंस चौहान के नजदीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया था। पहले 5 आरोपी को भेजे जा चुके हैं जेल। हत्या में संलिप्त 5 आरोपियों ने पुलिस के पहले ही गिरफ्त करके जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को अंतिम रूप सुलझाने की ओर बढ़ रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या की वजह क्या थी और इसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। पुलिस की आगे कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले के जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामदगी, वारदात में संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्य, हत्या के संभावित वजह और विवाद, आरोपी की नेटवर्क और सहयोगी की पहचान। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। खबर श्रावस्ती से, जहां पे पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट ने सीधा बड़ा एक्शन लिया है। एक गंभीर अपराध मामले की जांच पर अदालत ने साफ कहा है कि विवेचना न सिर्फ कमजोर है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई। यानी न्यायालय को पुलिस ने की जांच के आश्वासन। वहीं अदालत ने जब अपराध संख्या 103/2025 के केस डायरी पहुंची तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचना रिपोर्ट के असंतोषजनक, अधूरी और कानून के ज्ञान से रहित बताया। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विवेचक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि पहली नजर में अभियुक्तों ने जानबूझकर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। यह टिप्पणी खुद से पुलिस कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामला इकोना थाना क्षेत्र का है, जहां पे ओमकार यादव, हरिराम उर्फ अंतराम के छोटेलाल यादव और 115(2) और 352, 351(3) और 110, 117 जैसे एक गंभीर धाराओं को केस दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस ने जांच में ऐसे मानो कि मामला सामान्य हो, न पर्याप्त बयान, न ठोस साक्ष्य और न ही एफआईआर की गंभीरता के अनुसार कोई कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय को संतुष्ट नहीं है, करती और बेहद ही आपत्तिजनक है। इसके बाद अदालत ने एसपी श्रावस्ती को आदेश भेजते हुए कहा कि इसके उचित संज्ञान लिया जाए, विधि अनुसार पुनः कार्रवाई की जाए और पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द न्यायालय में भेजी जाए। इस आदेश ने पुलिस विभाग को हड़कंप मचा दिया है। खबर सीतापुर से, जहां पे क्रिप्टो के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हां, आरोपियों के द्वारा लोगों को ठगी करके 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की गई है अर्जित। अवैध रूप से अर्जित किए गए रुपए से बनाई गई संपत्ति पुलिस के द्वारा किया गया है कुर्क। दुबई से लेकर भारत के अलग अलग शहरों में जुड़े थे गिरोह के सदस्यों के तार। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है खुलासा। फ्रॉड सामने आया था जिसमें आसपास के सभी जिलों से विक्टिम्स थे और लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था, जिसमें क्रिप्टो के माध्यम से बताया गया था कि ट्रेडिंग की जाती है, उसका मुनाफा आपसे शेयर किया जाएगा। लोगों के ऑनलाइन अकाउंट्स, वॉलेट्स सब कुछ क्रिएट करवाए गए थे, उनसे इन्वेस्टमेंट नकद भी कराया जाता था, बैंकों के खातों में भी कराया जाता था, पैसे को रोटेट करके और फर्जी तरीके से एक्सचेंज को रन करके उनको पर डे 0.05% हफ्ते में 7 से 10% का इंटरेस्ट अपने इनके खातों में दिखाया जाता था। हालांकि बैकएंड पे वो खुद ही कंट्रोल करते थे। शुरू में जब पैसा वो उन्होंने विड्रॉ किया, निवेशकों ने उनको दिया गया, बाद में उनसे इसी लालच में उन्होंने और इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाद में पैसा लेकर अपराधी जो है फरार हो गए। जो संपत्ति कुड़ की गई है सर, कहाँ की संपत्ति कुड़ की गई है, कितने की लागत की है? देखिए, इसमें अभी जो संपत्ति कुड़ की गई उन्नाव में अभी लगभग 1.6 हेक्टेयर की ज़मीन कुड़ की गई है, जिसकी वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपये है मार्केट वैल्यू। इसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लखनऊ में कुड़ किया गया जो 30 लाख का है। 50 लाख रुपये इनके खातों में फ्रीज किए गए हैं।
प्लस एक मर्सिडीज़ गाड़ी जो है जो 30 लाख की है, उसकी प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, और 1 करोड़ की और जमीन है उन्नाव में, जिसकी प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है, उसको भी जल्द कुर्क किया जाएगा। और भी संपत्तियों की जानकारी की जा रही है जो पूरे भारत में इनके द्वारा अर्जित की गई हैं, और उनको भी जल्द कुर्क किया जाएगा। हवाला का भी जिक्र किया गया, हवाला का भी जिक्र किया लेकिन गया। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चीज़ सामने आई कि दुबई में इनके द्वारा एक फ्लैट अर्जित किया गया जेपी मौर्य द्वारा, जो कि लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का है। तो उसकी ऑनलाइन डिटेल निकाली गई, तो वो पूरी भी जानकारी की गई। जो पैसा इनके द्वारा हवाला के माध्यम से बाहर शहरों में भेजा गया है, विदेश में भेजा गया, तो उसकी भी जानकारी करके उसमें लुकआउट नोटिस हमने जारी करा दिया अपराधियों के, और जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया रहेगी उस संपत्ति के बारे में वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से उसको भी करना है। BNS 107 के तहत जिले में पहली कार्रवाई और शायद प्रदेश में दूसरी या तीसरी कार्रवाई है। इससे जो अपराधी हैं, जो अपराध से संपत्ति बनाते हैं, उनके लिए क्या निर्देश? देखिए, बड़ी अच्छी धारा है। शुरू में जब ये धारा बनी थी, नए कानून आए थे, इसमें सबसे अच्छा प्रावधान ये है कि 14 दिन के अंदर ये संपत्ति इसमें कुर्क हो जाती है जो फर्जी तरीके से या अर्जित की होती है। प्लस इसमें 60 दिन के अंदर जो अर्जित संपत्ति है उसको कोर्ट के माध्यम से एवं जिलाधिकारी के माध्यम से इसकी नीलामी कराई जा सकती है जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, और जो निवेशक हैं उनको ये पैसा वापस लौटाया जा सकता है। तो इसी धारा को इस्तेमाल करते हुए किया गया है, जो बहुत कम जिलों में भी जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक सारी संपत्ति कुर्क की गई है, और 60 दिन बाद कुर्की के इसमें आगे की कार्रवाई निवेशकों को पैसा वापस दिलाने की भी की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द निवेशकों को कुछ पैसा उनका कोर्ट के माध्यम से जल्द उठाया जाएगा, और भी जो संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई उसको भी कुर्क किया जाएगा। गैंग का जो मुख्य अभियुक्त है सर वो दुबई में है जी, ये पुलिस के लिए उसको अपने यहाँ लाना एक बड़ी चुनौती है, कैसे उसको सर यहाँ लाया जाएगा? देखिए, इसमें लुकआउट नोटिस हमारे द्वारा शुरू में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी तो करवा दिए गए थे, तो उसकी कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो एक्सट्रेडिशन होता है, विदेश में अरेस्टिंग होती है, उसकी प्रक्रिया भी चालू कराई जाएगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे संपर्क करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। मान लिया जल्दी ही जो है बिल्कुल, इसमें सारी कार्रवाई प्रथम प्रायोरिटी पर कराई जा रही है। आप देख रहे हैं ये मुकदमा नवंबर में ही लिखा गया था, और विद इन अ मंथ ही ये सारी प्रॉपर्टी सीज भी हो गई है, और इसमें कुछ अरेस्टिंग भी हो गई, कुछ और लोगों की और अरेस्टिंग पेंडिंग है, जिसके लिए टीम दबिश दे रही है और जल्द उनको भी अरेस्ट किया। पुलिस टीम के लिए क्या कहेंगे? पूरी टीम, क्योंकि बहुत टेक्निकल मामला था, लर्निंग भी थी टीम के लिए, और इसमें एडिशनल एसपी साहब, CO साहब, SHO कोतवाली, SOG, सर्विलांस, साइबर की टीम, पूरी सभी ने बड़ा अच्छा काम किया। पूरी टीम को 25,000 का इनाम द्वारा घोषित किया। खबर संभल से, जहां पे सपा नेता की तैयारियां जोरों पर, गांव-गांव जाकर लोगों से कह रहे हैं कि संवाद जनपद संभल के थाना गुनेर क्षेत्र के गांव झुकेरा में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें युवा जन और समाजवादी पार्टी के नेता भावेश यादव के लोगों से जिला पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जनता से संवाद किया। जिला पंचायत प्रत्याशी पद के उम्मीदवार भावेश यादव जनता से बड़ी आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल आपको पता होगा पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो क्षेत्र स्तरीय मुद्दे होते हैं, जिस तरीके से गांव के लोगों की जो समस्याएं होती हैं, ये उन समस्याओं को लेकर के एक आम जनता के साथ हम तो डेली जो है जाना, लोगों से मिलना जुलना, आपको जानकारी होगी हमारा 7-8 साल चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो डेली इसी तरीके से चलते हैं, और अपने लोगों से मुलाकात करके फिर हालचाल लेने का, और कुछ चुनावी का माहौल है तो कुछ चुनावी विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आए थे, बस वही। जैसे गुन्नौर को लेकर के मेन मुद्दा क्या है? गुन्नौर को लेकर फिलहाल मैंने कहा ना, पंचायत का चुनाव है, और पंचायत चुनाव में मैंने पहले अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये पंचायत के चुनाव से ना तो कोई सरकार बननी है, ना ही बिगड़नी है, और ना ही यहाँ से विधायक सांसद बनने हैं, लेकिन इस चुनाव से 2027 का सेमीफाइनल जरूर है, और यह चुनाव यह चीज़ बताएगा कि जो जनता के बीच में संघर्ष कर रहा है, जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो खाद बीज को लेकर के समस्या है किसानों की, चाहे जो समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्या है, उन समस्याओं के बीच में जो काम करेगा उसको जनता मजबूत करने का काम करेगी, और आगे जो उसको जिता करके भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। खबर बलिया से, जहां कल्याणी की काली मंदिर के परिसर में विभिन्न कार्यों को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। जी हां, आपको बता दें कि स्थानीय नगर पंचायत में विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,21,78,000 रुपए की लागत से बनने वाली यात्री शेड, RTO प्लांट और इंटरलॉकिंग CC रोड की विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। शुक्रवार को नहर बाईपास रोड स्थित मां काली मंदिर परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष अजय राजभर ने श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कहा कि आस्था का केंद्र मां काली
मंदिर का श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया कि मंदिर परिसर में यात्रियों को ठहरने के लिए यात्री शेड, शौचालय, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी पहली किस्त आ चुकी है और 3 माह के निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि नगर पंचायत के सभी वार्डों को स्वस्थ सुंदर बनाने की दिशा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। चुनाव के दौरान जो वायदे किए गए थे, पूरा प्रयास होगा कि उस सबके सहयोग से जमीनी धरातल पर उतारा जाए। और इस दौरान वरिष्ठ ओलंपिक संजय सिंह, अंजनी सिंह, पुरोहित मंच जी और पांडे, परमेश्वर पांडे, विशाल सिंह, मंटू राजभर, रंजीत राजभर और गुड्डू यादव, नीरज झारखंडे और शिवानंद पंकज यादव एवं मंदिर के पुजारी रामदहीन मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।